राजस्थान की पॉलिटिक्स में अभी ईडी की एंट्री करवाने के पीछे भी आप ही हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो हम सेंट्रल एजेंसी को शिकायत करेंगे। सेंट्रल एजेंसी आती है तो सरकार जैसे चोर मचाए शोर वैसे चिल्लाती है। आप इकलौते भाजपा के ऐसे नेता हैं जो सीधे अशोक गहलोत और उनके परिवार का नाम लेकर आरोप लगाते हैं। ये गुंडागर्दी तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ। पहले आपकी छवि बाहुबली नेता के तौर पर थी। फॉलोइंग ज्यादा है। अब आप फैन फॉलोइंग को बाहुबली कहें तो ये तो अपमान है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे? इसमें हम कहने की स्थिति में नहीं है और हमें कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के फेस पर। जो बांस नदी है उसमें इलीगल माइनिंग होती है और इलीगल माइनिंग करने वालों को बाबा का सपोर्ट है। नहीं, मैं तो 1 दर्जन आंदोलन कर चुका हूँ इलीगल माइनिंग के खिलाफ और मेरे 2 मुकदमे लग चुके हैं। एक में तो चालान भी हो गया। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीट फंसी हुई नहीं है। कहीं फंसी हुई नहीं है, बाकी के सब फंस गए, मैं ही निकल रहा हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में विधायकी लड़ने उतारा है उनमें से एक है सवाई माधोपुर से भाजपा के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, पहले तो सीधा सवाल है, आपकी पार्टी की एकदम कर्मठ कार्यकर्ता 4.5 साल जो ज़मीन पर रही, ऐसा लोग बताते हैं, आशा मीणा 3 दिन पहले भाजपा की सदस्यता उनकी रद्द की गई और अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी है। उसके बाद से राजनीतिक पंडित हमसे कह रहे हैं कि मामला त्रिकोणीय हो गया है। वो बेवकूफ़ पंडित हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है और उनके जैसे वो तो कुछ नहीं है। वो तो कांग्रेस से प्रधान थी और हमारी पार्टी में आई थी। उसने बीजेपी को मजबूत किया हो ऐसी कोई बात नहीं है। और 4.5 साल काम जो बता रहे, एक जनहित का मुद्दा बता दो कि इस पर उन्होंने एजिटेशन किया हो, आंदोलन किया हो, रिलीफ दिलाया हो। सब बकवास है। पार्टी के अच्छे समर्पित कार्यकर्ता भी हम 5 टिकट मांग रहे थे। टिकट मैंने नहीं मांगा था, यहाँ से पार्टी ने मेरे को यहाँ पे भेजा है। उस अकेले को छोड़ के सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो पार्टी की विचारधारा की कहाँ हुई जो बागी बन गई? वो तो हम हमारे लिए थोड़े लड़ते हैं, हम तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं त्रिकोणात्मक कंटेस्ट नहीं है, ये अफवाह है। आप गांव में जाओ पूछो, चाहे शहर में पूछ लो, एक तरफा माहौल है। आपको जो आपके राजनीतिक विरोधी है वो कहते हैं ईडी वाले बाबा है ये। जहाँ जहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी पहुँचे वहाँ ईडी, और राजस्थान की पॉलिटिक्स में अभी ईडी की एंट्री करवाने के पीछे भी आप ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले राजस्थान में हुए बेशुमार, उनको मैंने उठाया है। चाहे जल जीवन मिशन का हो, बाकायदा प्रमाण दिए, तथ्य दिए और उस प्रमाणों के आधार पर एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ी, कुछ इंजीनियर्स को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन जब एसीबी ने सबूत मिटाए तो शिकायत ईडी को की गई, ईडी आ गई। ऐसे ही डीओआईटी का घोटाला हुआ। आपकी जानकारी में आया होगा कि शासन सचिवालय में अलमेरा में 2 करोड़ 30 लाख रुपए 1 किलो सोना मिला। ऐसा कभी देश में हुआ है? जो सरकारी दफ्तर में वो मिला है, वो एसीबी ने जांच की तो उसकी शिकायत भी ईडी को की। एसीबी ने भी उसको लीपापोती कर दी। जो टॉप लीडरशिप थी उनको बचा गए, मतलब मछली पकड़ ली, मगरमच्छ छोड़ दिए। ऐसे ही माइनिंग्स का घोटाला है, ऐसे ही गहलोत के परिवार का घोटाला है। और जो जितने भी पेपर हुए वो सारे लीक हुए। उन पेपर लीक्स को लेके मैंने 1.5 साल पहले ईडी में शिकायत करवाई थी बच्चों से और मैंने उसका आंदोलन भी किया था। उसमें एक राजीव गांधी स्टडी सर्कल है जो कांग्रेस का एनजीओ है, वो भी शामिल था पेपर लीक में। उसके 2 आदमी गिरफ्तार हुए। डीपी जारोली जो अध्यक्ष था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसको बर्खास्त किया गया, लेकिन उसको क्लीन चिट भी दे दिया एसओजी ने। जब हमने सीबीआई की मांग की तो सीबीआई की मांग राज्य सरकार ने नहीं मानी। ऐसे ही आरपीएससी से पेपर लीक हुए, उसके भी हमने प्रमाण तथ्य मीडिया के सामने रखे।
तो सरकार ने डिनाई किया, लेकिन आखिर में दबाव में आरपीसी के मेंबर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करना पड़ा। तो इनमें सब में सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं कराई। तो जितना भी काला पैसा, इलीगल ट्रांजैक्शन इन बड़े बड़े नेताओं ने, इसमें करीबन सारे पेपर लीक में 4 तो मंत्री हैं और 1 दर्जन विधायक हैं। तो इनके प्रमाण हमने ईडी को दिए। ये गलत कह रहे हैं कि ईडी अब आई है। 1.5 साल पहले की शिकायत पर ईडी अब आई है। सारी तहकीकात करने के बाद में ईडी घुसी है और मेरी शिकायत पर नहीं। पेपर लीक का कोई सफरर है तो उसने शिकायत की, कोई सब इंस्पेक्टर का है तो उसने की, कोई मास्टर का है तो उसने शिकायत की ईडी में। तो ईडी जो पीड़ित लोग हैं उनकी शिकायत पर राजस्थान में घुसी है। मैंने खुद ने जो DOIT है उसमें घोटाला हुआ, तो एक जगह मैं गणपति प्लाजा है वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पर 11 से प्राइवेट लॉकर हैं, उसमें से बेनामी पैसा है अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, MLAs का। तो मेरे को जो अभी तक जानकारी मिली उसमें 36 करोड़ रुपए अब तक और करीबन 18 किलो सोना इनकम टैक्स को मिल गया है। बेनामी प्राइवेट लॉकर्स में डाल रखा है। इतनी लूट राजस्थान में मची है। तो जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम सेंट्रल एजेंसी को शिकायत करेंगे। सेंट्रल एजेंसी आती है तो सरकार जैसे चोर मचाए शोर वैसे चिल्लाती है। आप इकलौते भाजपा के ऐसे नेता हैं जो सीधे अशोक गहलोत और उनके परिवार का नाम लेकर आरोप लगाते हैं। ये कहा जाता है कि पहले आपकी छवि बाहुबली नेता के तौर पर थी, लेकिन अब आप स्टूडेंट्स को आड़ बनाकर ऐसे आंदोलनों में साथ देते हैं। ये आपके विरोधियों का आरोप है। आप मतलब उनको वो और कभी उन आंदोलन को अंजाम तक नहीं ले जाते। उनका कहना है कि जब इतने पुख्ता सबूत हैं तो ईडी अब तक जांच ही क्यों कर रही है, क्यों कोई बड़ा ऐसा कार्रवाई नहीं हुई? देखो, तो गलत कहते हैं कि मैं बाहुबली में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कारवान कार्य करता हूँ। फॉलोइंग ज़्यादा है। अब आप फैन फॉलोइंग को बाहुबली कहें तो ये तो अपमान है। एक भी मुकदमा ऐसा अनैतिक आचरण वाला, अपहरण वाला, किसी की ज़मीन पर कब्जा करने वाला बता दो। हाँ, मेरे मुकदमे मेरे पर 138 लगाएं, वो राजनीतिक द्वेष भाव से, रंजिश से, जो मैंने आंदोलन किया, हर आंदोलन में मुकदमा लगा देती है सरकार, तो वो मुकदमे हैं। और जनता के आंदोलनों को लेकर मैं कई बार जेल में गया हूँ, अनेकों बार गिरफ्तार हूँ। जैसे वीरांगना का मामला था, वीरांगना को न्याय दिलाने के लिए मैं 10 दिन तक सड़क पर बैठा रहा जयपुर की में। सरकार ने वीरांगना को भी उठा लिया, मेरे को भी गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा लगा दिया। तो जो पुलवामा में शहीद हुए देश की रक्षा की, उनकी विधवा वीरांगनाएं अगर कोई न्याय सरकार से मांगे और सरकार उल्टा उनको गिरफ्तार कर दे के डाल दे, तो मेरा अधिकार नहीं है न्याय दिलाने के लिए। मैं तो न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरा था। अब इसको अगर गुंडागर्दी कहते हैं तो ये गुंडागर्दी तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ। इस तरह के काम करूँगा। और विरोधी बाहुबली कहेंगे तो मैं बिल्कुल बाहुबली बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, पेपर लीक हो जाए, कहीं अपहरण हो जाए, कहीं भ्रष्टाचार हो जाए, इस मुद्दों को मेरे उठाना मैं धर्म मानता हूँ। उसको फिर भले गुंडागर्दी के मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल बस इससे जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि आपने इतने आंदोलन किए, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यहाँ तक नहर आएगी, CRP का अब तक कुछ नहीं हुआ। वो मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते? ना केंद्र के आगे, ना आप कहीं और। देखो, ऐसा है, ERCP 13 जिलों की योजना है, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को। आपका भी इलाका जिसमें? हाँ, जिसमें हमारा जिला भी है। तो ये कांग्रेस ने के इतना लंबा पूरा शासन निकल गया, इन्होंने तो कभी चिंता नहीं की। वसुंधरा जी ने मेरे कहने पर इस योजना को केंद्र को भेजा। केंद्र ने क्वेरी की है कि जितना भी पानी 5 नदियों का आ रहा है जिस पे ERCP बनेगी चंबल पे, तो चंबल और नदी हैं, काली सिंध है, चंबल है, वो परवन है, किन्नू है, वो सारी नदी मध्य प्रदेश से आ रही हैं। तो उनका शेयर बनता है। तो जिस स्टेट का शेयर बनता है उससे तो सहमति लेना जरूरी है, नहीं तो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। वर्षों तक आप देख लो कितनी नदियों के मामले कोर्ट्स में लंबित हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि केंद्रीय जल आयोग ने 1976 में एक सर्कुलर जारी किया था कि
जिस किसी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना है, जल परियोजना को, उसमें 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी है गहलोत साहब ने। केंद्र चाह रहा है 75 भेज दो। 75 जैसे भेजेंगे केंद्र उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देगा, क्योंकि एक टेक्निकल ही परियोजना जब फिजिबल होगी तब 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट स्टेट बना के भेजेगी। खुद गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने को पत्र लिखा था सहमति के लिए। तो उनका पत्र मेरे पास है। उन्होंने यही कहा है कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट भेजें, हम सहमति दे देंगे। तब तक सहमति नहीं मिलने वाली, तब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। अब डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, तो परियोजना आगे अपना बढ़ाएंगे, हम उसको स्वीकृत कराएंगे। एक आखिरी सवाल बस शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ और इस प्रदेश के जो, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उससे जुड़ा हुआ। यहाँ जो आप ही के पार्टी के कुछ समर्थक हैं और उन्होंने हमसे कहा कि ज़रा पूछिएगा डॉक्टर साहब से कि जब भी आंदोलन की बात आती है, जब भी मुद्दे उठाने की बात आती है, तब तो वो होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री की रेस में नाम शामिल है उसमें उनका नाम क्यों नहीं आता? और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे? देखो, वो तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, मोदी जी तय करेंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें हम कहने की स्थिति में नहीं है और हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के फेस पर, किसी व्यक्ति के फेस पर चुनाव नहीं लड़ रहे। और हमारे यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन है हमारे यहाँ। कांग्रेस में तो केवल एक ही फेस है जिससे राजस्थान की जनता ऊब चुकी है। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो संघ का संस्कारवान कार्यकर्ता हूँ, तो हम पद के पीछे नहीं भागते। हमारे लिए देश पहले है और बाकी के पद प्रतिष्ठा बाद में है। तो हमने संघ की शाखाओं पे गीत भी गाए हैं कि नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। तो जहाँ तक का संस्कार है, तो मैं तो उसके कंपटीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मैं संघ के संस्कारों से, पुष्ट संस्कारों से परिष्कृत हूँ, तो पदलोलुपता है नहीं। और वैसे भी मैं 72 साल का हो गया, तो कोई जवान आएगा ज़्यादा लंबी सेवा करेगा। मैं तो 75 की बातें में पार्टी ने एक लाइन तय कर दी, तो उस लक्ष्मण रेखा को पार करना किसी स्थिति में ठीक नहीं रहेगा। सवाई माधोपुर के लिए आप क्या करेंगे? क्या मुद्दे हैं? जैसे आज हम गए थे, अमरूद के किसानों से मिले, बड़ा दुखी थे कि हमारे यहाँ आज तक एक मंडी नहीं बन पाई कि हम सीधे फिर बिना बिचौलियों के इसको ऐसा है, 2003 में मैं यहाँ जब MLA था, मंत्री था, तब सीमित एरिया था अमरूदों का, अब असीमित हो गया। मतलब उधर कोटा में भी पहुँच गया, इधर टोंक में भी पहुँच गया और सवाई में दौसा तक भी पहुँच गया। तो इसमें मैंने जो मन में तय कर रखा है ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री चलती थी, एशिया की सबसे बड़ी, उससे काफ़ी रोज़गार मिला था, लेकिन वो 6 यूनिट हो गई। तो अब हमने तय किया है कि यहाँ एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट खुलवाएंगे बड़ी, जिससे रोज़गार भी मिले और अपना जो है अमरूद लेके दिल्ली की आज़ाद मंडी में नहीं भागना पड़े, यहीं बेचें, अच्छे दाम पर बेचें। ये मेरे मन की इच्छा है। और यहाँ के कुछ जो पूर्व IPS या पुलिस की सेवा में रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो बांस नदी है उसमें इलीगल माइनिंग होती है और इलीगल माइनिंग करने वालों को बाबा का सपोर्ट है। नहीं, मैं तो 1 दर्जन आंदोलन कर चुका हूँ इलीगल माइनिंग के खिलाफ और मेरे 2 मुकदमे लग चुके हैं। एक में तो चालान भी हो गया। आपको किसी ने गलत बताया है। मैंने तो नदी में धरना दिया है। नदी में मैं रात में वहाँ धरने पर बैठा हूँ कि सरकार अवैध माइनिंग रोके। सरकार ने अवैध माइनिंग इसलिए नहीं रोकी, जो माइंस किंग है उसकी होटल में जैसलमेर में करीबन 17 दिन तक MLA जब सरकार गिरने वाली थी वहाँ सेवाएं अर्पित की इस बजरी किंग ने। तो मैं तो माफियाओं के खिलाफ हूँ। आपको किसी ने गलत बता दिया। चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत कम वक्त था, उसके बीच में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया। ये बातचीत कैमरे के पीछे से मेरे साथी विजय ने रिकॉर्ड की। मेरा नाम सोनल है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सीधे सीधे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीट फंसी हुई नहीं है। कहीं फंसी हुई नहीं है, बाकी के सब फंस गए, मैं ही निकल रहा।